गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 8 मई और 8 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और करंट अफेयर के वही क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो। टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। 2 या 3 महीने हमारे पास टाइम है, उसमें हमें सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो वही चीज़ें पढ़ें आप जो स्मार्ट स्टडी के लिए हो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता हो, वही चीज़ें आप पढ़ें। साथ ही साथ जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये हम डिटेल में फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने अगर आरआरबी ग्रुप डी का पेपर अगर दिया होगा पिछली बार का तो आपने देखा होगा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता, उसके फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन हैं उसके डिटेल में फैक्ट डिस्कस करते हैं ताकि ये जो 5 या 6 नंबर हैं ये सारे के सारे हमें आसानी से मिल सके। हद मार के 5 मिनट लगेगी आपको 5 या 6 क्वेश्चन करने में एग्जाम में। बाकी का टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है आप मैथ को निकालने में लगाएं। रेलवे के एग्ज़ाम में एक चीज़ और आप याद रखें, जो की पॉइंट है रेलवे का, जो मैथ है उसमें ट्रिक अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप ट्रिक बेस पे ना भी जाएं। अगर आपको मैथ थोड़ी सी आपका वीक पार्ट है तो मैथ की जो ट्रिक्स हैं उसको आप याद करने में अभी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप उसको डिटेल में भी करेंगे तो 1.5 घंटा टाइम मिलता है रेलवे में, आप आराम से एग्ज़ाम को कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम जैसे जैसे आ रहा होगा आपको कुछ टिप्स पहले से दी जाएगी इसी चैनल पे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले होने से पहले, मतलब जो एग्ज़ाम चालू होगा उसके 1 मिनट पहले आप वो चीज़ कर लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आप पढ़ें। पूरी की पूरी वीडियोस हमने डाल रखी है डे टू डेट, जो बीच में रह गई है उसकी वीडियोस एक बार बना के डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा वो करंट अफेयर। वरना नवंबर से लेके अभी तक के A to Z करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं और करंट अफेयर के जो SSC CGL में क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारी वीडियो से मिले हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल मन से डर निकाल दीजिए कि क्वेश्चन जो बनेंगे वो वीडियो से बाहर बनेंगे। सारे के सारे यही क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि टिपिकल है, लेकिन वो क्वेश्चन भी आप कर देंगे अगर आपका करंट अफेयर और आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप मन से डर निकाल दीजिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या करें, मैथ को सॉल्व करने में दें। अगर आपको लग रहा है कि मैथ में आपका थोड़ा सा आपका वीकर सेक्शन है तो मैथ में ध्यान दें। साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये तीनों को आप कवर कर लें, यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं, काफ़ी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, टाइप करने में, एडिट करने में। तो इसलिए सपोर्ट ज़रूर किया करें। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी भी अमेरिका ऊपर है। लगभग 39 लाख टोटल मरीज हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आपको क्या करना है, एंड में जैसे ही एग्ज़ाम के करीब होगा, अगर कोरोना वायरस उस टाइम तक रहा, अगर हल्का फुल्का उस टाइम तक रहा, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग के 3 देशों को याद करना होगा और भारत का स्थान याद करना होगा। क्वेश्चन बन सकता है आरआरबी ग्रुप डी में। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर अभी तक 77,000 लोग मर चुके हैं। भारत की बात करें तो 1889, लगभग 1900 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में। तो इसलिए अभी भी कोरोना ग्राफ अभी तक बढ़ता जा रहा है और आप अगर बाहर निकलें तो अभी भी मास्क या रुमाल लगाकर बाहर निकलें। क्या हो रहा है कि लॉकडाउन 3.0 जो तीसरा लॉकडाउन चालू हुआ है, इसमें लोगों ने क्या करा कि बिल्कुल छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना चला ही गया। तो इसका आप अभी भी पालन करें, हाथों को धोएं, क्योंकि अभी भी वो वायरस अभी चल रहा है भारत के अंदर। तो इसलिए आपके पास यही टाइम है पढ़ाई करने का भी, तो इसलिए आप स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी ये चीज़ है आपके लिए, स्वस्थ रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? आप योजनाओं का नाम जरूर याद रखें, बाद में इसको ट्रिक से आप कनेक्ट करके चलें। संकल्प योजना ये शुरू करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार की 2 योजनाएं और हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये शुरू किया है और ये योजना क्या है कि जो आपने देखा होगा 60 साल से जो वृद्ध आदमी हैं उनको अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर या
किसी भी पुलिस वाले को कॉल करके ये बता सकते हैं कि हमें इस दवाई की ज़रूरत है या फिर हमें कोई जो नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरतमंद चीज़ है, उसकी ज़रूरत है, तो पुलिस वाले उनकी सहायता करेंगे। तो ये योजना है संकल्प योजना। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की दो योजनाएं और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हमने डिस्कस भी करा है प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियोस में। एक है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना। अब ये क्या है जीवन शक्ति योजना? तो ये जीवन शक्ति योजना ये है कि आपने देखा होगा लॉकडाउन की वजह से लोगों के जो रोज़गार हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। तो उसके लिए जो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, अपने घर पर मास्क बना रही हैं। और मास्क बना रही हैं तो उसको गवर्नमेंट एक मास्क को 11 रुपये में ख़रीदेगा। तो इससे उनके रोज़गार में भी काफ़ी इजाफा होगा। जो महंगाई है, और काफ़ी आपको पता होगा कि लोगों के पास अब पैसा बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुका है, तो ये उनके आर्थिक सहायता के लिए भी स्टार्ट की गई पहल है। क्या नाम है? जीवन शक्ति। साथ ही साथ जो हमने अभी डिस्कस किया संकल्प, और इसके बाद है एक सीएम कोविड-19 सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। योद्धा कल्याण योजना, तो इसको भी आप याद रखें। ये किसकी है? ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। और किसके लिए स्टार्ट की है? तो आंगनबाड़ी, जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं महिलाएं, उनके लिए बनाई गई थी सीएम कोविड योद्धा कल्याण योजना। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि मध्य प्रदेश ने ये एक चीज़ शुरू करी थी कि जिस तरह से कोई कोरोना वॉरियर अगर उसकी डेथ हो जाती है, जैसे पुलिस वाला हुआ, डॉक्टर हुआ, सफाई कर्मचारी हुआ या फिर नर्सेज हुई, तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए तक की जो आर्थिक मदद होगी वो सरकार देगी। और कौन सी सरकार ने घोषणा करी है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने करी है। दिल्ली की सरकार से याद रखें, दिल्ली की सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है कोरोना वॉरियर को। और पश्चिम बंगाल की हमने कल डिस्कस किया था, कितने? 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी है पश्चिम बंगाल ने। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक रखनी है आपको ये राजधानी, राजधानी क्या है? भोपाल। एक याद रखना है सीएम, सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान से एक चीज़ और आप याद रखें कि एक बार क्वेश्चन बना था कि किस मुख्यमंत्री को मामा कहा जाता है। तो मामा किसको कहा जाता है? शिवराज सिंह चौहान को। उनका निकनेम क्या है? मामा। इस चीज़ को आप याद रखें। राज्यपाल कौन है वहाँ के? तो राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इनका नाम भी आप याद रखें। तो संकल्प योजना शुरू करी है मध्य प्रदेश ने, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1610 रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है कर्नाटका सरकार ने। कर्नाटका सरकार ने 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि किस किस राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो आपको इस तरह से ज़्यादा याद रहेगा। कर्नाटका में है बीजेपी की सरकार। बीजेपी कह सकते हैं या फिर एनडीए कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए को गठबंधन बोला जाता है, बीजेपी एक अलग से पार्टी है। तो कर्नाटका की सरकार ने किया है। और किसने किया है? मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। इनका नाम आप याद रखें, बीएस येदियुरप्पा ने किया है ये। और ये क्या है योजना? पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इन्होंने 1610 करोड़ रुपए दिए हैं, ये दिए हैं जो हाथ बुनकर होते हैं, या फिर ऑटो ड्राइवर होते हैं, या फिर जो फूल का उत्पादन करते हैं, या फिर जो सैलून वाले होते हैं, नाई होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इन चारों का ही धंधा अभी ठप पड़ा हुआ है। जो हाथ के बुनकर होते हैं उनके लिए कोई काम नहीं है, जो ऑटो ड्राइवर हैं उनके लिए कोई काम नहीं है, जो फूलों का उत्पादन करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हर चीज़ लॉकडाउन में है, तो फूलों का जो मंडी है वो भी खाली पड़ी हुई है, तो फूल का जो उत्पादन करते हैं उनके लिए है। और सैलून, क्योंकि आपको पता होगा सैलूनों को खासकर बंद किया गया है, क्योंकि जो एक ही तौलिए से वो यूज़ करते थे तो उससे भी कोविड-19 फैलने का खतरा होता था। तो इसलिए जो नाई हैं उनको भी खतरा था। तो उनके चारों के लिए ये जो राहत पैकेज है ये स्टार्ट किया गया है कर्नाटका की सरकार के द्वारा। दो चीज़ें आप याद रखें कर्नाटका से। और एक, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था गेट सेट गो। गेट सेट गो, ये क्या था प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म ये था कि आने वाले टाइम में जो सरकारी नौकरी होगी तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए सरकार ने उनकी तैयारी करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है गेट सेट गो। जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से बच्चे आसानी से तैयारी कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक उसने स्टार्ट किया है कोरोना वॉच ऐप, कोरोना वॉच ऐप, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको सारी की सारी योजनाएं, ऐप, वेब पोर्टल, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये स्टार्ट किया है कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटका से भी आपको राजधानी याद रखनी है। राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु से एक चीज़ आपको याद रखना है, बेंगलुरु से, कि बेंगलुरु को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। अब इसका नाम सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा? आपको पता होगा सबसे बड़ा जो आईटी हब है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है जो, वो कहाँ है? बेंगलुरु में। और जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है वहाँ पर क्या यूज़ होता है? वहाँ पर कंप्यूटर और इस चीज़ की ज़्यादा यूज़ होती है, जो चिप यूज़ होती है। तो चिप किससे बनती है? चिप बनती है सिलिकॉन से और जर्मेनियम से। तो इसलिए सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को। मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल कौन है? वजुभाई बाला। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज कर्नाटका को, ऑप्शन बी इसका सही होगा। हाल ही में किसने दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इम्पोर्टेंट है, दादा दादी और नाना नानी अभियान आसानी से याद हो जाएगा, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अब नीति आयोग इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था? आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी। तो आखिरी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कब तक चालू हुई थी? 2012 से लेके 2017 तक, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसी के बीच में क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना या फिर योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना करवाता है उसको क्या बोलते थे पहले? प्लानिंग कमीशन। तो उसको हटाकर क्या नया पद लाया गया? नीति आयोग का पद लाया गया। अब ये नीति आयोग क्या करता है? जो भारत की सभी जो योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसका नीति निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना याद रखें इसकी 1 जनवरी 2015, 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिलेगा आपको। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री। पीएम के अंडर में होती है नीति आयोग पूरा का पूरा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो नीति आयोग है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो उसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। जो कोई भी हो वो नीति आयोग में लगातार बनते रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें, इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। इनका नाम आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उपाध्यक्ष का नाम याद रखें, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे तो जो 2015 में थे वो कौन थे? तो उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। ये विदेश से पढ़कर आने वाले एक व्यक्ति थे और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। इनको पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था नीति आयोग का, जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया। ये सारा का सारा डाटा हमने पीडीएफ में दे रखा है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इन सारे के सारे फैक्ट्स को आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट बुक है और कारगिल से संबंधित बुक है। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और अगर आप नेट पे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए इनको जानना। विजयंत हैं, ये एक सैनिक थे जो कारगिल में इन्होंने लड़ते लड़ते अपने आप को शहीद किया था। इनका नाम था विजयंत थापर। तो आपने देखा होगा अगर न्यूज़ में, तो इनके फादर बैठते हैं कई बार न्यूज़ में, जो रक्षा विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, उनका नाम है वीएन थापर। तो उनके बेटे थे ये विजयन थापर जो शहीद हुए थे कारगिल में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। 3 युद्ध हुए थे भारत पाकिस्तान के बीच। एक हुआ था 1965 को, पहला युद्ध। उसके बाद एक चीज़ क्वेश्चन और आता है कि ताशकंद कब हुआ था? ताशकंद में हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो ताशकंद कब गए थे? तो वो गए थे 1969 को, जहाँ पर उनको जहर दे दिया गया था, इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखें आप, 1965 के बाद ताशकंद हुआ था। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे।
तो कब गए थे? 1969 को। उसके बाद हुआ था 1971, जब बांग्लादेश बना था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। एक चीज़ और आप याद रखिए कि कारगिल का युद्ध हुआ था 1990 को। इसका जो कोड बनाया गया था वो बनाया गया था ऑपरेशन विजय। शायद आप एक बार चेक कर लें, ऑपरेशन विजय है शायद इसका कोड कारगिल का। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आप याद रखें। अब ये बात करें पुस्तक की, तो ये पुस्तक लिखी है उन्हीं के फादर ने, ये उनके फादर हैं, और ये नेहा नेहा उनकी डॉटर है। इनके बारे में आप याद करें, इम्पोर्टेंट बुक है और 2020 की सबसे इम्पोर्टेंट बुक बनती है, तो इसलिए उपयुक्त दोनों होगा इसका आंसर। इन दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है। वीएन थापर का नाम आप याद रखें, ये विजयन थापर के पिताजी थे। हाल ही में किन भारतीय फोटोग्राफर को वर्ष 2019 का पुलित्जर पुरस्कार मिला या फिर इन्होंने जीता? तो ये इम्पोर्टेंट है और कंट्रोवर्शियल है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखें। इनमें से दो तो हैं जम्मू के, एक है कश्मीर का। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक चाल खेली थी कि जब धारा 370 या 35 ए हटा था, तो इन्होंने क्या करा कि जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी है और जो पुलिस के द्वारा जो पत्थरबाजों को मारने का या फिर मिलिटेंट को मारने की जो फोटोशूट है वो करके इन्होंने अमेरिका की एजेंसी है जहां पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको सेंड किया था। तो इसके लिए इनको ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं एग्जाम में। तो ये मिला है डार यासिन को, मुख्तार खान को और चन्नी आनंद को। इन तीनों का नाम आप याद रखें और पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर में वही क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर स्टैटिक में भी जो करंट अफेयर में डिस्कस किए गए हैं, तो इसलिए घबराए नहीं। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में भी आप पढ़ें, जो करंट अफेयर के सेक्शन है वो सारे के सारे आप कवर करते चलें, आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता चलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है त्रिपुरा की सरकार ने। इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा हर राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया होता है, लेकिन त्रिपुरा की सरकार ने क्या किया कि जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत के लिए अगर आपको कोई वीडियो भेजना है, आपको कोई फ़ोटोज़ भेजनी है, तो आप किस पे भेज सकते हैं? व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो याद रखें आप, त्रिपुरा की सरकार ने व्हाट्सअप नंबर जारी किया है भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए। अब त्रिपुरा की बात हो रही है, त्रिपुरा की राजधानी आप याद रखें, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको विप्लव कुमार देव और राज्यपाल मिलेंगे आपको रमेश बैस। तो इतना फैक्ट्स आप याद रखें त्रिपुरा के लिए। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका नाम आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। मुस्तफ़ा अल कदीमी बने हैं इराक देश के प्रधानमंत्री। इराक के बने हैं, कई बार क्या होता है इराक और ईरान में कंफ्यूज होता है। हमने कल डिस्कस किया था, ईरान की मुद्रा जो रियाल होती थी उसको क्या बदला है? तोमान से बदला है। अब वहाँ की मुद्रा क्या होगी? तोमान होगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के। इराक की राजधानी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इराक की राजधानी है बगदाद। बगदाद, जहाँ पे खलीफा हुआ करते थे पहले, खिलाफत आंदोलन से पहले खलीफा कहाँ बैठते थे? बगदाद में। आपको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मिलेंगे बरहम साली, और मुद्रा क्या मिलेगी आपको? दिनार। इराक और ईरान की मुद्रा में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप दोनों को अच्छे से याद कर लें, नोट डाउन करके याद करें। तो मुस्तफ़ा अल कदीमी बने हैं इराक देश के, ऑप्शन बी इसका सही होगा। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो फ्लिपकार्ट के नए सीईओ बने हैं श्रीराम वेंकट रमन। इनका नाम भी आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम और वॉलमार्ट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इन सब के जो संस्थापक हैं, कब इनका फाउंडेशन हुआ था? एक माइक्रोसॉफ्ट का भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में क्वेश्चन बनेगा किसी ना किसी एक संस्थान से। साथ ही साथ ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम, इनके बारे में आप पढ़ें, ये अमेरिका की कंपनी है और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ट्विटर का क्वेश्चन बन चुका है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में। गूगल का क्वेश्चन बन चुका है,
साथ ही साथ फेसबुक का तो आपको पता होगा मार्क जकरबर्ग है, और मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सअप को भी खरीद लिया है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। तो फेसबुक भी वर्तमान में इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने जियो के शेयर खरीदे 9.99%, तो इसलिए फेसबुक के बारे में भी आप पढ़कर जाएं। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ बने हैं श्रीराम वेंकटरमन। फ्लिपकार्ट की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 2007 में। किसने करी थी? तो संस्थापक थे इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पेरेंटल कंपनी एग्जाम में पूछी जाती है, तो पेरेंटल कंपनी क्या है इसकी? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट है इसकी पेरेंटल कंपनी, इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ हर वीडियो में हम आखिरी में क्या करते हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि हमारा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का जो पोर्शन है वो भी साथ ही साथ कवर होता चले। एक बचेगा यूनाइटेड नेशन, उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी, और वीडियोज में स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष और देश के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूनाइटेड नेशन से या बन चुके हैं अभी तक, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे विश्व बैंक के बारे में, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, 1944 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में आपको 3 मुख्यालय मिलेंगे, एक वर्ल्ड बैंक का मिलेगा, एक आईएमएफ का मिलेगा और एक मिलेगा नासा का। तो तीनों को आप याद रखना है। अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, इनका नाम आप याद रखें, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो डेविड मलपास है वर्ल्ड बैंक के। साथ ही साथ सदस्य देश आप याद रखें, इसके सदस्य देश 189 सदस्य देश हैं आईबीआरडी का। आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो लोन दिया जाता है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए अन्य देशों को, तो वो है 89 देश। और साथ ही साथ 173 देश है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जो लोन दिया जाता है उसके देश हैं 173। दोनों का याद रखें, आईबीआरडी, आईडीए। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि जो वर्ल्ड बैंक लोन देता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है और किसी देश को चुकाना पड़ता है एक लिमिट के बाद। ये एक लोन होता है, कोई वो नहीं होता कि किसी देश को दे दिया और उसके बाद पूछेगा नहीं। किसी देश को लोन के रूप में दिया जाता है और ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। जो आईएमएफ देता है या फिर एडीबी देता है वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक देता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपका कोई व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो में कोई सुझाव अगर आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप पे अभी आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पे आपको ये हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।